हेलो बच्चों, कैसे हैं बेटा आप लोग। बेटा पीडब्ल्यू के सुपर अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। बेटा हम लोग आज आपके लिए द्रोणा जेई सीरीज का लेक्चर नंबर 13 लेके आए हैं। क्या देखेंगे बेटा आज के लेक्चर के अंदर? आज के लेक्चर के अंदर बेटा बातें होंगी गॉस लॉ के बारे में, कि भाई गॉस लॉ से रिलेटेड कुछ सवाल जो हम लोगों ने पिछली क्लास में होमवर्क के तौर पे दिए थे उनको पहले डिस्कस करेंगे। फिर बेटा गॉस लॉ की मदद से आप कैसे अलग अलग एलिमेंट्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन कर सकते हो, वो सारी चीजें आज की क्लास में देखी जाएंगी। तो चलो बेटा इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो कुछ सवाल करे जाएंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करी जाएगी। तो चलो क्यों ना पहले जो पिछली क्लास का होमवर्क था उसको डिस्कस कर लें। तो बेटा पहला सवाल क्या था? होमवर्क ऑफ लास्ट क्लास। लास्ट क्लास लास्ट क्लास का बेटा जो होमवर्क था थोड़ा रिकॉल करो। हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक क्यूब के कॉर्नर पे चार्ज रख के आपसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू पूछी थी कि भाई लेट अज्यूम ये एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर है। इस वाले क्यूबिकल स्ट्रक्चर के मान लो इस वाले कॉर्नर के ऊपर एक चार्ज बेटा रखा हुआ है और उस वाले चार्ज की वैल्यू कितनी है? क्यू। तो आपको यह बताना है कि इस वाले क्यूबिकल स्ट्रक्चर, इस वाले रूम के थ्रू टोटल कितना फ्लक्स पास होके जा रहा है। तो बेटा अगर मुझे फ्लक्स इस वाले क्यूब से पास होने वाला चाहिए तो मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा कि भाई क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार कितना चार्ज इस वाले क्यूब के अंदर है। तो बेटा क्योंकि ये वाला चार्ज इसके कॉर्नर के ऊपर रखा हुआ है तो इस टोटल चार्ज क्यू का 1/8 पार्ट इस वाले बॉक्स के अंदर होगा, यानी कि Q/8 चार्ज इस वाले बॉक्स के अंदर होगा। क्या बात कैच नहीं हो पाई? तो चलो समझते हैं कि ऐसा क्यों होने वाला है। बेटा जैसे मैं बोल रहा हूं बिल्कुल वैसे ही आप थोड़ा मन में विजुलाइज करें। इधर बेटा एक क्यूब है, क्या इस वाले क्यूब के राइट में क्यूब बना दूं? दो क्यूब बन चुके हैं। क्या उन दोनों क्यूब्स के आगे दो क्यूब बना दें? क्या चार क्यूब बन चुके हैं। क्या उन चार क्यूब के ऊपर चार क्यूब बना दें? 8 क्यूब बन गए। दोबारा बात सुनो, ये एक क्यूब, इसके राइट में एक क्यूब, दो क्यूब हो गए। उन दो क्यूब के आगे भी दो क्यूब रख दो, 4 क्यूब हो गए। उन 4 क्यूब के ऊपर 4 क्यूब रख दो, 8 क्यूब हो गए। और बेटा अगर आप इस तरह की ड्राइंग बनाओगे ना तो आठों क्यूब का जो कॉमन कॉर्नर होगा वो बेटा यही कॉर्नर होगा। यानी कि बेटा ये वाला क्यू चार्ज उन आठों क्यूब के कॉमन कॉर्नर के ऊपर रखा हुआ है। तो ये वाला क्यू चार्ज उन आठों क्यूब में इक्वली 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 डिवाइड हो रहा होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इस वाले क्यूब के अंदर जो एनक्लोज चार्ज है, जो अंदर पैक चार्ज है, उसकी वैल्यू है बेटा Q/8। तो बेटा टोटल फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि Q/8 एप्सिलॉन नॉट। इट इज द राइट आंसर। कोई बच्चा बोले सर थोड़ा एक डायग्राम के थ्रू थोड़ी फील दिला दो कि वास्तव में 8 क्यूब बनने वाले हैं और उन आठों क्यूब का कॉमन कॉर्नर यही होने वाला है। तो बेटा मैं इधर साइड में एक डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखते जाना। जस्ट मिनट। बेटा जैसे लेट अज्यूम ये पहला क्यूब हुआ और इस वाले क्यूब के इस कॉर्नर के ऊपर बेटा एक चार्ज रखा हुआ है। अब मैं नेक्स्ट क्यूब इस वाले क्यूब के राइट में बना रहा हूं। तो इस वाले क्यूब के अगर राइट में मुझे क्यूब बनाना है, मैं कलर को बेटा थोड़ा सा अलग ले लेता हूं। तो थोड़ा सा डिफरेंट कलर लेकर के मैं डायग्राम को ड्रॉ कर रहा हूं। तो सारे बच्चे देखो इधर, नेक्स्ट क्यूब, नेक्स्ट क्यूब। तो बेटा अगला क्यूब बन गया ये। क्या फील आ रही है? इन दोनों क्यूब का ये वाला भी था कॉमन कॉर्नर है। अब मैं दो क्यूब और बना रहा हूं इन दो क्यूब के आगे। अब मुझे कलर लेना पड़ेगा थोड़ा और डिफरेंट। तो बेटा मैं थोड़े डिफरेंट कलर को लेकर के आगे बढ़ रहा हूं। तो ध्यान से देखो, जस्ट मिनट।
इस तरीके से। क्या ये 4 क्यूब बन चुके हैं? ग्रीन वाले दोनों क्यूब बेटा आगे हैं, येलो एंड ऑरेंज वाले क्यूब थोड़े पीछे हो गए। ये 4 क्यूब और इन 4 क्यूब का कॉमन कॉर्नर है बेटा ये। अब मैं अगर इन 4 क्यूब के ऊपर भी 4 क्यूब बना दूं, चलो मैं ऊपर 4 क्यूब बनाने जा रहा हूं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखें इधर। क्या बेटा ये ऊपर 2 क्यूब बन चुके हैं, इनके आगे 2 क्यूब और बना लिए जाएं, तो इनके आगे मैं 2 क्यूब और बना रहा हूं बेटा। तो इधर देखें, क्या आपको बात विजुअलाइज हो पा रही है कि ऊपर नीचे 4 क्यूब और ये वाला जो चार्ज है जिसको मैं रेड कलर से शो कर रहा हूं, ये इन 8 क्यूब का, टोटल 8 क्यूब का कॉमन कॉर्नर है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि टोटल चार्ज है क्यू, ठीक है, टोटल चार्ज कितना है क्यू, लेकिन उसका 1/8 पार्ट हर एक क्यूब के अंदर जा रहा है, इन ईच क्यूब, इन ईच क्यूब। यानी कि बेटा कोई मुझसे पूछेगा कि किसी एक क्यूब के अंदर कितना चार्ज पैक है, तो मैं बोलूंगा ओनली Q/8। तो बेटा Q एनक्लोज्ड की वैल्यू क्या हो गई? Q/8। तो फ्लक्स कितना हो गया गॉस लॉ के थ्रू? Q/8 एप्सिलॉन नॉट। क्या बेटा आगे मूव कर जाएं? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बेटा बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी था। क्या था अगला सवाल? सुनो ध्यान से। हम लोगों ने बेटा अगले सवाल के अंदर आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 2, हम लोगों ने नेक्स्ट सवाल के अंदर एक स्क्वायर सरफेस देकर के और उसके कॉर्नर के ऊपर एक चार्ज रखा था। स्क्वायर सरफेस देकर के उसके कॉर्नर के ऊपर एक चार्ज को हम लोगों ने प्लेस करा था इस तरह से। बेटा ये एक स्क्वायर सरफेस हो गई और इसके कॉर्नर के ऊपर एक चार्ज हम लोगों ने क्यू रखा। आप लोगों को बताना है कि भाई फ्लक्स थ्रू दी स्क्वायर सरफेस कितना होगा, फ्लक्स थ्रू दी स्क्वायर सरफेस कितना होने वाला है। तो बेटा इसका आंसर आएगा 0। क्या आंसर आएगा? 0। अब ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस ऊपर निकली होंगी वो ऊपर ही चलती चली जाएंगी, वो कभी घूम के अंदर एंटर नहीं करेंगी। जो लाइंस नीचे निकली थी वो नीचे चली जाएंगी, वो कभी नीचे से घूम के स्क्वायर सरफेस को क्रॉस नहीं करेंगी। नहीं आ रही है बात समझ में? इधर देखो बेटा, अगर मैं इस वाले क्यू चार्ज से कुछ लाइंस को अगर मैं ड्रॉ करूं तो अपन लोग क्या बोलेंगे कि मान लो जो लाइंस ऊपर जा रही हैं, ऊपर निकल रही हैं, वो कोई भी फ्लक्स क्रिएट नहीं कर रही है। ये लाइंस ऊपर निकल गई, ये लाइंस ऊपर निकल गई, ये लाइंस, जस्ट ए मिनट, ये लाइंस ऊपर निकल गई। तो ये लाइंस कभी भी घूम के इस तरीके से स्क्वायर सरफेस को क्रॉस करेंगे ही नहीं। जैसे आप मेरे हाथ को लेट अज्यूम स्क्वायर सरफेस माने, इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर लेट अज्यूम आपको इस वाले पॉइंट पर एक चार्ज क्यू रखा हुआ है। तो क्यू चार्ज से या तो लाइंस ऐसे ऊपर जाएंगी या फिर क्यू चार्ज से लाइन नीचे जाएंगी, वो किसी भी हालत में घूम के स्क्वायर सरफेस को क्रॉस नहीं करेंगी। और अगर वो क्रॉस नहीं कर रही हैं तो फ्लक्स आने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो या तो लाइंस ऊपर निकलेंगी या लाइंस नीचे निकलेंगी, वो किसी भी हालत में इस वाली स्क्वायर सरफेस को क्रॉस नहीं करेंगी। कुछ लाइंस ऊपर और कुछ लाइंस नीचे। जैसे अगर मैं नीचे वाली 1-2 लाइंस को ड्रॉ करूं तो कुछ लाइंस ऐसे जा रही होंगी, कुछ लाइंस ऐसे, कुछ लाइंस ऐसे, कुछ लाइंस ऐसे नीचे नीचे से पार होकर चली गई होंगी। शायद डायग्राम में देख करके आपको लग रहा हो कि सर ये वाली लाइन स्क्वायर सरफेस के अंदर से जा रही। नहीं बेटा, स्क्वायर सरफेस ऊपर है, ये नीचे से लाइन निकल चुकी है। यानी कि कोई भी लाइन नीचे थी तो नीचे रही, ऊपर थी तो ऊपर रही, उसने क्रॉस करके स्क्वायर सरफेस को फ्लक्स क्रिएट नहीं कराए, स्क्वायर सरफेस को क्रॉस
नहीं करा है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल हम लोगों ने बिल्कुल इसी टाइप का दिया था, क्या था वो अगला सवाल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 जो हम लोगों ने होमवर्क में दिया था वो क्या था बेटा, हम लोगों ने फिर से एक स्क्वायर सरफेस ली थी और उस वाली स्क्वायर सरफेस के ऊपर हम लोगों ने एक क्यू चार्ज रखा था एज पे। ये बेटा क्यू चार्ज है, इसको हम लोगों ने एज के ऊपर प्लेस कर रखा था। फिर से हम लोगों ने पूछा था कि भाई फ्लक्स इस वाली स्क्वायर सरफेस के ऊपर कितना आएगा, फ्लक्स थ्रू दी स्क्वायर सरफेस कितना होगा। तो बेटा क्या आंसर होने वाला है, फ्लक्स थ्रू दी स्क्वायर सरफेस की वैल्यू आएगी बेटा 0। क्यों आएगी बेटा फ्लक्स की वैल्यू 0, सेम लॉजिक, जो लाइंस ऊपर जा रही हैं वो ऊपर ही चली जाएंगी, जो लाइंस नीचे निकली है वो नीचे ही चली जाएंगी, जो लाइंस ऊपर वो ऊपर की ऊपर, जो लाइंस नीचे वो नीचे की नीचे। कोई भी लाइन ऐसे घूम के स्क्वायर सरफेस को क्रॉस नहीं करेगी, कोई भी लाइन नीचे से घूम के स्क्वायर सरफेस को क्रॉस नहीं करेगी। तो मैं अगर डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम बनेगा इस प्रकार का कि कुछ लाइंस जो भी है निकली हैं वो या तो ऊपर है तो ऊपर ही रहेंगी, ऊपर है तो नीचे है तो नीचे ही रहेंगी। बात कैच हो पा रही है नहीं हो पा रही है, ठीक है। स्क्वायर सरफेस को क्रॉस करके कोई भी लाइन नहीं जाने वाली है, तो हम क्या बोलेंगे, फ्लक्स की वैल्यू स्क्वायर सरफेस से कितनी हो जाएगी, 0। आगे बढ़ जाएंगे बेटा। एक सवाल हम लोगों ने होमवर्क में और दिया था, एक सवाल हम लोगों ने होमवर्क में और दिया था। क्या था वो सवाल, ध्यान से देखो बेटा। एक काम करो, अगले सवाल के लिए मैं ड्राइंग बना रहा हूं, आप लोग भी साथ में ड्रॉ करो। अगले सवाल में हम लोगों ने ऐसे एक स्क्वायर टाइप की सरफेस दी थी और बेटा इस वाली स्क्वायर सरफेस की जो एक एज थी उस एज की लंबाई है बेटा a के बराबर, और इसके कॉर्नर से हम लोगों ने a के बराबर ऊपर जाकर के एक चार्ज q को प्लेस किया था और हम लोगों ने बोला था फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर सरफेस। फ्लक्स इस वाली स्क्वायर सरफेस पे हम लोगों को बताना था, फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर सरफेस, फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर सरफेस। तो बेटा कैसे निकालेंगे इसका आंसर, थोड़ा सोचो, थोड़ा विचार करो। बेटा मैं एक काम करता हूं, ध्यान से सुनना। मैं एक बड़ा क्यूब तैयार कर रहा हूं, मैं एक बड़ा क्यूब तैयार कर रहा हूं और उस बड़े क्यूब की साइड कितनी है, उस बड़े क्यूब की साइड है बेटा 2a के बराबर। तो चलो बेटा सारे लोग मेरे साथ साथ में डायग्राम को ड्रॉ करो। जैसे बेटा ये एक क्यूब हो गया और इस वाले क्यूब की हर एक साइड, इस वाले क्यूब की हर एक साइड हो चुकी है बेटा कितनी, 2a, 2a, 2a। मैंने क्यूब कितना बड़ा लिया, 2a साइड का। अब मैं एक काम कर रहा हूं बेटा, ध्यान से बात सुनना। मैं इस वाले क्यूब का जो नीचे वाला फेस है, अब कई बच्चे बोलेंगे सर इधर तो ए साइड है, इधर आपने क्यूब में 2a साइड ले ली। बेटा एकदम करेक्ट काम कर रहे हैं, थोड़ा सा फेथ रखो, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो बेटा हम लोगों को इस वाली स्क्वायर सरफेस पे फ्लक्स चाहिए इस वाले क्यू चार्ज के कारण, मैं उसी के लिए अप्रोच कर रहा हूं। हम लोगों ने क्या किया बेटा, हम लोगों ने 2a साइड का एक क्यूब माना और इस वाले क्यूब के बिल्कुल बीचों बीच में, एकदम बीचों बीच में मैं बेटा जा रहा हूं। तो अगर आप एकदम बीचों बीच में जाओगे यानी कि आप नीचे वाले स्क्वायर बेस के मिड पॉइंट से a/2 ऊपर जा रहे हो, यानी कि ये जो भी साइड है 2a इसकी हाफ ऊपर जा रहे हो। टोटल साइड 2a, टोटल हाइट 2a, तो आप इसकी हाफ ऊपर जाओगे यानी a के बराबर ऊपर जाकर के आप एक चार्ज q को प्लेस कर रहे हो। अब सारे बच्चे गौर से देखो और मुझे ये बताओ, क्या ये वाला चार्ज q इस
क्यूब के बिल्कुल सेंटर में आ गया, नहीं आ गया, हाँ कि ना? तो हम लोगों ने बेटा इस तरह के सवाल कर रखे कि अगर कोई भी क्यूब हो और उस वाले क्यूब के बिल्कुल बीचों बीच में अगर क्यू चार्ज रख दिया जाए तो एक फेस से कितना फ्लक्स पास होता है बेटा? एक फेस से फ्लक्स जो हर एक फेस से, ईच फेस से जो पास होके जाएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या बेटा इस नीचे वाले फेस, जैसे लेट अज्यूम अगर मैं नीचे वाले फेस का नाम रख दूं 1 2 3 4, तो क्या बेटा फ्लक्स जो 1 2 3 4 वाले फेस से पास होके जा रहा है, क्या उसकी वैल्यू भी क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हाँ कि ना? यानी कि बेटा मुझे नीचे वाले पूरे के पूरे स्क्वायर बेस से पास होने वाला फ्लक्स मिल चुका है। अब जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान लगाना। मैं अब इधर एक ग्रीन कलर से मार्किंग कर रहा हूं, देखो इधर नीचे वाले फेस में मैंने क्या करा, 4 टुकड़े कर रहा हूं इक्वल इक्वल। नीचे वाले फेस में टोटल फ्लक्स कितना बेटा? क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। और नीचे वाले फेस के मैंने बराबर बराबर कर दिए 4 पार्ट, तो हर एक पार्ट में कितना फ्लक्स हो जाएगा? हर एक पार्ट में फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। नीचे वाले फेस से फ्लक्स था क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, नीचे वाले फेस के मैंने कर दिए 4 पार्ट, तो हर एक पार्ट में जैसे इस वाले पार्ट के थ्रू, 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 इन चारों पार्ट्स में जो बेटा फ्लक्स आ रहा है इसको मैं बोल दूं फ्लक्स 1, फ्लक्स 2, फ्लक्स 3, फ्लक्स 4। तो हर एक पार्ट में जो फ्लक्स की वैल्यू होगी उस फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी इस टोटल फ्लक्स का 1/4, यानी कि क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 4। नहीं आ रही है क्या बात समझ में? चलो मैं दोबारा समझाता हूं। बेटा हम लोगों ने एक बड़ा क्यूब बनाया, उस बड़े क्यूब के सेंटर के ऊपर हम लोगों ने क्यू चार्ज रखा, और नीचे जो स्क्वायर बेस है उस स्क्वायर बेस के 4 पार्ट कर दिए, तो हर एक फेस से जो फ्लक्स जा रहा था वो कितना था? क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। और नीचे वाले फेस के अगर 4 पार्ट, तो फ्लक्स हर एक पार्ट से कितना हो गया? क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। और बेटा अगर आप एक किसी पार्ट और चार्ज को अगर ड्रॉ करोगे तो आप पाओगे सेम डायग्राम है। जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोग इस वाले पार्ट को गौर से देखो, ये 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 और ये, क्या ये वाली फोटो और हमारा जो ओरिजिनल सवाल है क्या ये आपको सेम फील दिला रहा है, नहीं दिला रहा है? एक बार गौर से देखो, क्या ये वाला पार्ट आपको सेम फील दिला पा रहा है, नहीं दिला पा रहा है जो हमसे सवाल पूछा गया है? ये ए साइड, ए साइड, ए साइड, ए साइड, और कॉर्नर से ए ऊपर जाकर क्यू चार्ज, यानी कि जितना फ्लक्स इस वाले पार्ट में आ रहा होगा वो वाली वैल्यू हमको मालूम है क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, और सेम फ्लक्स यहां पर मिल जाएगा हम लोगों को क्योंकि सेम ही तो डायग्राम है बेटा। तो इस वाली सरफेस से जो फ्लक्स होने वाला है वो हो जाएगा क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। फटाफट फटाफट नोट डाउन करो बेटा, फटाफट एक बार चेक करो, मैं साइड हो जाता हूं। तो बेटा देख लिया आप लोगों ने, लिख लिया आप लोगों ने? तो चलो बेटा प्लीज टाइप करके बताना कितने लोगों के ये चारों सवाल करेक्ट हुए, सही हुए हैं सवाल या नहीं हुए? 4 में से कितने सही हुए प्लीज टाइप करके बताना। ओके आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अब हम लोग जा रहे हैं बेटा गॉस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन में। तो भाई ये जो पहला टॉपिक है ये स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का है, लेकिन क्या पहले पॉइंट चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन हो जाए? क्यों नहीं? तो चलो बेटा सबसे पहले टॉपिक का नाम डालो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। फर्स्ट टॉपिक का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो बेटा हम लोगों ने कई सारे डेरिवेशन
पहले भी देखे थे, लेकिन हम लोगों ने वो डेरिवेशन देखे थे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। पॉइंट चार्ज में तो नहीं जरूरत पड़ी थी इंटीग्रेशन की, लेकिन बाकी कई चीजों में इंटीग्रेशन के थ्रू हम लोगों ने रिजल्ट निकाले थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इनफाइनाइट शीट, वायर, इनफाइनाइट वायर, और स्फेयर, और सॉलिड स्फेयर। लेकिन अब हम उन्हीं सारी चीजों को बेटा फिर से डराइव करेंगे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज with the help of Gauss law, with the help of Gauss law, with the help of Gauss law। तो इधर देखो बेटा, इधर बात सुनो। जैसे लेट अज्यूम हमारे पास में कोई एक पॉइंट चार्ज है, कोई एक चार्ज ये रखा हुआ है। कैसा चार्ज है? पॉइंट चार्ज। इस वाले पॉइंट चार्ज की वैल्यू है प्लस क्यू, और इस वाले प्लस क्यू चार्ज से बेटा मान लो किसी एक आर डिस्टेंस दूर जाने के बाद में, किसी एक आर वेक्टर दूर जाने के बाद में, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? आर के बराबर। किसी एक आर डिस्टेंस दूर जाने के बाद में किसी पॉइंट पी पर आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो आप लोग क्या करोगे? एक गॉसियन सरफेस लोगे। थोड़ा है ना डायग्राम सुंदर बने, उसके लिए जस्ट ए मिनट, एक मिनट रुक जाना बेटा। मैं एक काम करता हूं, इसको दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूं थोड़ा कम दूर, ताकि डायग्राम सुंदर बन पाए। तो बेटा किसी आर वेक्टर के बराबर दूर जाने पर कोई पॉइंट हम लोगों ने लिया पी। इस वाले पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हमारा मकसद है। तो बेटा देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं एक गॉसियन सरफेस ले रहा हूं। क्या होती है गॉसियन सरफेस? एक क्लोज सरफेस, एक हाइपोथेटिकल बेटा क्लोज सरफेस। तो बेटा मैंने एक हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस ली, मैंने एक हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस ये ले ली, मैंने ये एक हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस ली। इसके बेटा सेंटर के ऊपर एक क्यू चार्ज है, और आर वेक्टर दूर जाने पर जो पॉइंट हमको मिला, ये पॉइंट कहां पर है? इस वाली गॉसियन सरफेस के ऊपर। ये वाला क्यू चार्ज हुआ सेंटर पे, और पी पॉइंट कहां है? इस वाली गॉसियन सरफेस के ऊपर। लेट अज्यूम इस वाले क्यू चार्ज के कारण इस वाले पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ई के बराबर। इस वाले क्यू चार्ज के कारण इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है बेटा? ई के बराबर। तो बेटा आप सारे लोग ध्यान से सुनो, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि भाई इधर में अगर कोई भी छोटा सा एरिया लूंगा, तो उस छोटे से एरिया का एरिया वेक्टर क्या डीएस वेक्टर हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? हाँ भाई बिल्कुल हो जाएगा। तो मैं इस छोटे से एरिया के ऊपर जो छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूंगा, उस छोटे से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू बेटा कितनी होगी? उस छोटे से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट टी एस, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट टी एस। सुनना ध्यान से बात, एकदम ध्यान लगाते रहो। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ ई इस वाली जगह पे, एरिया हो गया बेटा डीएस, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वाला वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो कॉस 0 डिग्री। ये बेटा आपके पास में छोटा सा फ्लक्स आया। लेकिन क्या हम लोगों को अगर पूरी सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो क्या मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा? और कैसा इंटीग्रेशन? सरफेस इंटीग्रल। तो ये सिंबल याद आ रहा है नहीं आ रहा? जब भी ऐसा सिंबल लगा यानी कि इंटीग्रेशन थ्रू आउट दी सरफेस होने वाला है। तो आप लोग बताओ, क्या अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस पूरी सरफेस के ऊपर घूम करके, इस पूरी गॉसियन सरफेस के ऊपर घूम करके अगर हम लोग फ्लक्स की कैलकुलेशन करेंगे, तो वो फ्लक्स की कैलकुलेशन होगी क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। कितनी? क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अब आप ही मुझे बताओ, इस वाली गॉसियन सरफेस में अंदर बंद चार्ज है कितना? क्यू चार्ज है, तो अंदर बंद चार्ज को कितना बोल देंगे? क्यू बाई एप्सिलॉन। बंद चार्ज हो गया क्यू, एनक्लोज चार्ज हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात क्या हो पा रही है? नहीं हो पा रही है? अब इस वाले इंटीग्रेशन को देखो बेटा, आप चाहें एरिया यहां पर लो, आप चाहें एरिया यहां पर लो, हम लोगों ने एकदम सिमेट्रिकल डायग्राम बनाया है। क्यू चार्ज से बराबर बराबर दूर जाकर एक गॉसियन सरफेस बनाई है।
यानी कि आप इधर देखोगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट ई मिलेगा, इधर देखोगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट ई मिलेगा। गॉसियन सरफेस एकदम सिमेट्रिकल बनाने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको हर एक जगह पर सेम मिलने वाली है। तो जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मैं ये पाऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो भाई कांस्टेंट है, तो क्यों ना इंटीग्रेशन से बाहर निकाल ली जाए। और बेटा हम लोगों को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा केवल डीएस एरिया का, और टोटल फ्लक्स निकालने के बाद में जो वैल्यू मिलेगी दैट इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखो, क्या बेटा टोटल एरिया जुड़ते 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 कितना हो जाएगा? टोटल एरिया जुड़ते जुड़ते हो जाएगा बेटा कितना? 4 पाई आर स्क्वायर। और ये वाली वैल्यू कितनी हो गई? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा थोड़ा सा मैनिपुलेशन करो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट हो जाएगा बेटा कितना? के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या आप एग्री कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो? क्या यही रिजल्ट तो बेटा पहले आया था, नहीं आया था? मैं फिर से पूरी चीजें रिकॉल करवा रहा हूं, दोबारा से देखो बेटा। एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, उस वाले क्यू चार्ज से आर वेक्टर के दूर बराबर जाने पर किसी पॉइंट पी पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। मैंने बेटा एक गॉसियन सरफेस अज्यूम करी, और वो वाली गॉसियन सरफेस बिल्कुल आर रेडियस की इस प्रकार से ली कि क्यू चार्ज सेंटर के ऊपर आ जाए। और बेटा इस वाले एलिमेंट के ऊपर, इस वाले एलिमेंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, इस वाले एलिमेंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, वही इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक जगह पर होगा, क्योंकि हम लोगों ने एकदम सिमेट्रिकल डायग्राम लिया है। तो आप ही मुझे बताओ, अगर मैं इस पूरी सरफेस के ऊपर सरफेस इंटीग्रल करके अगर फ्लक्स की कैलकुलेशन करूंगा, ई डॉट डी एस करूंगा, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ वैल्यू कितनी आएगी? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। पूरे सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल लूंगा बाहर, इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा किसका? डीएस का। तो ई इंटीग्रेशन ऑफ डीएस बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। डीएस का इंटीग्रेशन यानी कि पूरे डीएस डीएस एरिया जुड़ते जुड़ते कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा? के। तो ये हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या आप एग्री कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो? तो के क्यू बाई आर स्क्वायर इज द फाइनल रिजल्ट ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। के क्यू बाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। बात अगर समझ में नहीं आई, दोबारा से चीजों को देखें, दोबारा से चीजों को रिपीट करें। आगे बढ़ते हैं बेटा। सेम तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल भी डराइव करने जा रहे हैं। तो अगर किसी को पिछले डेरिवेशन में प्रॉब्लम है तो वो इसमें दूर हो जाएगी। एक बार ध्यान से देखो, ये बेटा एक स्फेरिकल शेल है हमारे पास में, इस वाले स्फेरिकल शेल के ऊपर चार्ज है क्यू, वाले स्फेरिकल शेल की रेडियस है आर, और बेटा ये वाला क्यू चार्ज एकदम यूनिफॉर्मली फैला हुआ है। हम लोगों को शेल के सेंटर से किसी आर डिस्टेंस दूर जाने पर, शेल के सेंटर से किसी आर डिस्टेंस दूर जाने पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी रिक्वायर्ड है। तो बेटा मैं एक काम करता हूं, ध्यान से इधर देखो, मैंने एक काम किया बेटा, मैंने आर दूर जाकर के गॉसियन सरफेस ले ली। बेटा ये क्या है? एक गॉसियन सरफेस, एक गॉसियन सरफेस। ओके, फिर से सिमिलर फंडा, मैं फिर से एक छोटा सा एरिया लूंगा, मैं फिर से बोलूंगा कि इस होलो शेल, इस खोखले गोले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पर आया कुछ ई, और हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर आप टोटल फ्लक्स की कैलकुलेशन करोगे तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना चार्ज बन दे बेटा इस वाली गॉसियन सरफेस के अंदर? बेटा इस वाली गॉसियन सरफेस के अंदर तो स्फीयर पैक है, यानी कि स्फीयर का चार्ज क्यू अंदर बंद है, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट विल बी दी टोटल फ्लक्स। अब कैसे होगी बेटा टोटल फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट? हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा पूरी सरफेस पे जाकर के। तो चलो टोटल फ्लक्स की कैलकुलेशन करें। तो बेटा मैंने एक छोटा सा एरिया लिया ds,
इस वाले डीएस एरिया का वेक्टर हो जाएगा डीएस वेक्टर। तो अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो ये हो जाएगा ई डॉट डीएस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब सारे बच्चे मुझे ये बताओ, क्या आप कहीं भी एरिया को लो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर बराबर आएगा ड्यू टू सिमेट्री? क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी आर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी आर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी आर। आप कहीं भी जाओ डिस्टेंस आपको कितनी मिलेगी? आर के बराबर। तो अपन लोग क्या बोलेंगे बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डीएस कॉस 0 डिग्री, क्योंकि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही बेटा एरिया वेक्टर, दैट्स व्हाई कॉस 0 डिग्री। इंटीग्रेशन करोगे वैल्यू गॉस लॉ से कितनी होनी चाहिए? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा? डीएस का, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा पूरा का पूरा डीएस एरिया जुड़ते 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 टोटल गॉसियन सरफेस का एरिया बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? 100%। तो बेटा ई डीएस एरिया यानी कि गॉसियन सरफेस का एरिया जुड़ते जुड़ते हो जाएगा बेटा कितना? 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इधर देखें बेटा, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी बेटा के क्यू बाई आर स्क्वायर। आप लोग क्या एग्री कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो? के क्यू बाई आर स्क्वायर विल बी दी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए होलो शेल एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। दोबारा से रिकॉल करा देते हैं, वैसे तो बहुत सिंपल बात है लेकिन एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। बेटा ये एक स्फेरिकल शेल है, खोखला गोला है, क्यू चार्ज आर रेडियस का, क्यू चार्ज यूनिफॉर्म है, सेंटर से आर डिस्टेंस दूर जाकर के हमने कोई पॉइंट लिया पी, इस वाले पी पॉइंट पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो क्या करेंगे बेटा अपन लोग एक आर डिस्टेंस दूर जाकर के एक गॉसियन सरफेस मान लेंगे। तो बेटा मैंने जो एक ग्रीन कलर की सरफेस ली है इट इज ए गॉसियन सरफेस, और इस वाली गॉसियन सरफेस के ऊपर मैं गॉस लॉ अप्लाई कर रहा हूं। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या हमको मालूम होता है कि गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो भी टोटल फ्लक्स आएगा उस टोटल फ्लक्स की वैल्यू होगी क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। कितना चार्ज अंदर बंद है? जितना भी स्फीयर का चार्ज वो पूरा अंदर बंद है, यानी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब टोटल फ्लक्स की कैलकुलेशन कैसे होगी? आप कोई भी एक छोटा सा एलिमेंट लो, इस वाले एलिमेंट के ऊपर शेल के कारण कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ई आया, इस वाले एलिमेंट का कोई भी एरिया वेक्टर डीएस वेक्टर हुआ, क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोला जाएगा? ई डॉट डीएस विल बी दी फ्लक्स इन दिस एलिमेंट। अब आप एलिमेंट बेटा कहीं पर भी लो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एकदम सेम आने वाला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डीएस इंटू कॉस 0 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सिमिलर है, कांस्टेंट है, आप इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लो, यानी कि डीएस का इंटीग्रेशन बचेगा। छोटे छोटे डीएस 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 एरिया जुड़ते जुड़ते क्या हो जाएंगे? वो जुड़ते जुड़ते 4 पाई आर स्क्वायर बन जाएंगे, यानी कि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी कि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर हो जाएगी। और बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अगर आप के रख दोगे तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हम लोगों ने फील्ड कहां पर निकाला है? शेल के बाहर, यानी कि आउटसाइड वाले पॉइंट पर। फॉर्मूला हमारे पास में के क्यू बाई आर स्क्वायर आ चुका है, एकदम सिंपल, एकदम इजी। इसको हमने इंटीग्रेशन से जब करा था तो बहुत ही लेंथी कैलकुलेशन गई थी, लेकिन यहां पर तो एकदम ही आसानी से, एकदम ही इजीली हमारा आंसर आ रहा है। तो क्या बेटा हम लोगों ने बाहर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, ये कहां पर निकाला है अपन लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड? आउटसाइड पॉइंट पर, आउटसाइड वाले पॉइंट पर। अगर अपन लोग इनसाइड वाले पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें शेल के कारण, इनसाइड वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम लोग बेटा अब इनसाइड वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। ध्यान से बात सुनते जाओ। क्या करना है बेटा? ये एक हमारे पास में हो गया शेल, होलो शेल। ये क्या है बेटा? होलो शेल या होलो स्फेयर।
तो स्फेयर। कितना चार्ज है? क्यू चार्ज। कितनी रेडियस बेटा? आर रेडियस। और हम लोगों को इस वाले चार्ज के, सॉरी इस वाले शेल के सेंटर से किसी डिस्टेंस आर दूर जाने पर जो पॉइंट पी मिल रहा है ना, उस वाले पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। अब बेटा ये वाला जो पी पॉइंट है कहां पर है? अंदर। कैसे सॉल्व करेंगे? गॉस लॉ से। क्या बनानी पड़ेगी? गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी। तो चलो बेटा एक गॉसियन सरफेस तैयार करी जाए। तो बेटा मैंने ये ले ली एक गॉसियन सरफेस, और इस वाली गॉसियन सरफेस पर, गॉसियन सरफेस, तो बेटा इस वाली गॉसियन सरफेस पर चलो गॉस लॉ को अप्लाई करें। बाई अप्लाइंग गॉस लॉ, बाई अप्लाइंग गॉस लॉ, गॉस लॉ अप्लाई करने के कारण कैसे इक्वेशन आएगी? हम लोग क्या जानते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बात सुनो बेटा, मैंने जो ये गॉसियन सरफेस बनाई है ना, ये एकदम सिमेट्रिकल बनाई है। और अगर गॉसियन सरफेस एकदम सिमेट्रिकल है तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पर जो भी होगा वो एकदम सेम होगा, चाहे वो जीरो हो चाहे नॉन जीरो, लेकिन होगा एकदम सेम, क्योंकि गॉसियन सरफेस है एकदम सिमेट्रिकल। तो बेटा मान लो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, पर जो भी है इलेक्ट्रिक फील्ड ई, वैसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगा, वैसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगा, वैसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगा। 100% इधर होगा, बराबर बराबर होगा। और बेटा अगर मैंने एक काम करा, मैंने एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई, छोटा सा सरफेस एरिया मैंने ले लिया बेटा ds, तो बेटा मुझे टोटल अगर फ्लक्स निकालना है तो क्या मुझे सरफेस इंटीग्रल करना होगा? पहले मैं छोटे से इलाके के अंदर फ्लक्स की वैल्यू निकालूंगा। क्या आएगी छोटी सी फ्लक्स की वैल्यू? ई डॉट ds, ई डॉट ds। और बेटा ये वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा? ये वाला फ्लक्स हो जाएगा क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखो, क्योंकि हमने गॉसियन सरफेस मानी है सिमेट्रिकल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हर जगह पे सेम। तो बेटा अगर हम लोग इस डॉट प्रोडक्ट को लिखें तो E ds cos 0 डिग्री, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसी तरफ एरिया वेक्टर। अंदर बंद चार्ज कितना है बेटा? ये जो टोटल स्फीयर है इसके अंदर है गॉसियन सरफेस, स्फीयर है बाहर, गॉसियन सरफेस है अंदर, स्फीयर है बाहर, गॉसियन सरफेस है अंदर। तो गॉसियन सरफेस के अंदर तो बेटा कोई चार्ज है ही नहीं। गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू हो गई 0। अब हम लोग देखें तो बेटा E क्योंकि हर एक जगह पर जो भी है वो यूनिफॉर्म है, तो क्यों ना मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल दूं। इंटीग्रेशन हो जाएगा ds एरिया का, और वैल्यू कितनी आएगी? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड E पूरा एरिया जुड़ते 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 गॉसियन सरफेस का एरिया बन जाएगा, यानी कि 4 पाई r स्क्वायर बराबर 0। बेटा ये वाली वैल्यू E की वैल्यू कितनी आ गई? 0। कहां पर आ गई E की वैल्यू 0? इनसाइड वाले पॉइंट पर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनसाइड वाला पॉइंट? ऐसा पॉइंट जो रेडियस के अंदर है, ऐसा पॉइंट जिसके सेंटर से दूरी रेडियस से कम है। फटाफट देखो, ध्यान से देखो, एकदम सिंपल। गॉस लॉ बनाया, ड्यू टू सिमेट्री हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आया। गॉस लॉ बनाया, ड्यू टू सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे बराबर आया। और फिर हम लोगों ने गॉस लॉ लगाया, हम लोगों ने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इसको बाहर निकाल लो। पूरा ds एरिया जुड़ते जुड़ते 4 पाई r स्क्वायर हो गया। अंदर बंद चार्ज 0 है, तो E की वैल्यू क्या आ गई? 0। सिंपल है ना, एकदम इजी है ना बेटा। खुद से एक बार करें। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो अगला डेरिवेशन गॉस लॉ से कौन सा करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। कैसा स्फीयर है? सॉलिड। पूरा वॉल्यूम के अंदर चार्ज भर देंगे बेटा। तो फटाफट इधर देखो, ये एक सॉलिड स्फीयर, ये एक सॉलिड स्फीयर। तो ध्यान से इधर देखो, इधर बेटा क्यू चार्ज है, रेडियस r है,
और क्यू चार्ज एकदम यूनिफॉर्मली भरा हुआ है। क्यू चार्ज पूरे वॉल्यूम में कहा कैसे भरा हुआ है? एकदम यूनिफॉर्मली। यानी कोई बोले कि सर डेंसिटी कितनी होगी चार्ज की, तो मैं बोलूंगा क्यू चार्ज 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम में फैला हुआ है। हाँ कि ना? चलो बेटा, पहले अपन लोग आउटसाइड वाले पॉइंट पर, पहला पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द आउटसाइड पॉइंट, एट द आउटसाइड पॉइंट, बाहर वाले किसी पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। तो एक काम करो बेटा, बाहर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। तो बेटा बाहर मैंने एक पॉइंट ले लिया, ये वाला पॉइंट हो गया पी पॉइंट। इस वाले पी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो फिर से बेटा एक गॉसियन सरफेस लेनी पड़ेगी। तो बेटा मैं एक गॉसियन सरफेस ले रहा हूं, ध्यान से देखो, मैंने गॉसियन सरफेस ली, ये बेटा मैंने पिंक कलर से इसको ड्रॉ करा है, इट इज ए गॉसियन सरफेस। अब बेटा क्योंकि मैंने गॉसियन सरफेस एकदम सिमेट्रिकल ली है, ये एक स्फेरिकल टाइप की डिजाइन है, सॉलिड स्फेयर भी स्फेयर, उसके चारों तरफ की गॉसियन सरफेस भी एक स्फेयर, तो हम लोग क्या बोलेंगे? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। कैसी सरफेस है बेटा? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। अब मैं आप लोगों से बोलूं कि इस वाली गॉसियन सरफेस के ऊपर अगर गॉस लॉ लगाओगे, पाई गॉस लॉ, तो गॉस लॉ बेटा क्या बोलेगा? गॉस लॉ बोलेगा कि अगर आप कोई भी गॉसियन सरफेस लेकर के अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालोगे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू टोटल मिलके कितनी आएगी? Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलो बेटा टोटल फ्लक्स की वैल्यू को फिर से कैलकुलेट करें। तो बेटा मैंने ये एक छोटा सा एरिया वेक्टर मान लिया, ds वेक्टर। इस वाले स्फेरिकल शेल के कारण, सॉरी इस वाले स्फेरिकल सॉलिड स्फेयर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया बेटा ई वेक्टर। अब ध्यान से सुनो, ये जो भी गॉसियन सरफेस है, क्या एकदम सिमेट्रिकल बनाई है हम लोगों ने? यहां से भी आर दूर, इधर से भी आर दूर, इधर से भी आर दूर, यानी हर एक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर ई ई ई, एकदम बराबर 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 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हाँ कि ना? बिल्कुल हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? एकदम बराबर। ओके, तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर हमको इंटीग्रेशन करना है इस वाले छोटे से फ्लक्स का, तो पहले छोटा सा फ्लक्स लिखे तो सही, तो अपन लोग बोलेंगे ई डॉट ds। टोटल इंटीग्रेशन करोगे पूरी की पूरी गॉसियन सरफेस के ऊपर घूमकर, तो हो जाएगा बेटा सरफेस इंटीग्रल बराबर Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना चार्ज बंदे बेटा इस वाली गॉसियन सरफेस के अंदर? अरे भाई पूरा स्फीयर ही अंदर रखा हुआ है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? अंदर बंद चार्ज कितना है? अंदर बंद चार्ज है टोटल चार्ज Q। अंदर बंद चार्ज है टोटल चार्ज Q, Q बाई एप्सिलॉन। अंदर बंद चार्ज कितना है? टोटल चार्ज Q, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर से सेम चीज, E डॉट ds की वैल्यू E ds cos 0 डिग्री बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या हम लोगों ने जो भी गॉसियन सरफेस ली है, इसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म होने के कारण मैं इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकता हूं। तो E आ गया बाहर, इंटीग्रेशन हो गया बेटा ds का बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा ये वाली डिस्टेंस जो है वो कितनी है? स्मॉल r। तो अगर इस पूरी गॉसियन सरफेस का एरिया ds 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 जोड़ते हुए जाओगे, तो पूरी की पूरी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया बन जाएगा, यानी कि E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन बन जाएगा बेटा Q बाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी KQ बाई आर स्क्वायर। फटाफट नोट डाउन करो, KQ बाई आर स्क्वायर, KQ बाई आर स्क्वायर।
इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर। कहां पर? आउटसाइड वाले पॉइंट पर, आउटसाइड वाले पॉइंट पर। ई इज के क्यू बाई आर स्क्वायर, आउटसाइड वाले पॉइंट पर एक सॉलिड स्फीयर के कारण। अब क्या बेटा इनसाइड वाले पॉइंट पर बात कर लें कि इनसाइड वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आने वाली है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक बार क्या इसको रिकॉल करवाएं बेटा, वही सेम चीजें हैं, सेम चीज रिपीट हो रही है। बाहर आर डिस्टेंस दूर जाकर के गॉसियन सरफेस मानी, छोटा सा इलाका लिया, उसमें छोटा सा फ्लक्स लिखा, सरफेस इंटीग्रल करा, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ टोटल फ्लक्स बराबर क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अंदर कितना चार्ज बंद है? टोटल स्फीयर बंद है, यानी कि टोटल स्फीयर का चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा ई की वैल्यू बाहर चली गई क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टोटल डीएस 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 एरिया जुड़ता हुआ कितना हो जाएगा? डीएस एरिया जुड़ता हुआ हो जाएगा बेटा 4 पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा बेटा ये वाला एरिया? 4 पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी कि क्यू बाई आर स्क्वायर। तो क्यों ना बेटा अपन लोग आगे बढ़े और अब इनसाइड वाले पॉइंट पर फ्लक्स की कैलकुलेशन करते हैं। तो देखो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड वाले पॉइंट पर, इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपन लोग कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखो, ये मैंने बेटा एक सॉलिड स्फीयर बनाया। क्या बनाया मैंने? एक सॉलिड स्फीयर। ये एक सॉलिड स्फीयर, आर रेडियस, क्यू चार्ज, पूरा चार्ज यूनिफॉर्मली फैला हुआ है क्या ये? सॉलिड स्फीयर। इनसाइड वाले पॉइंट पर अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। तो बेटा मैंने सेंटर से किसी डिस्टेंस आर दूर जाकर के कोई पॉइंट पी लिया। अब ये डिस्टेंस कितनी है बेटा? कैपिटल आर से कम है, तभी तो इनसाइड वाला पॉइंट मिलेगा। चलो एक गॉसियन सरफेस फिर से बना ले। तो मैं एक बेटा गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहा हूं। ये बेटा मैंने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर ली। बेटा इस वाली गॉसियन सरफेस पर, इस वाली गॉसियन सरफेस पर चलो बेटा गॉस लॉ लगाएं। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। चलो इस वाली सरफेस के ऊपर अप्लाई करें गॉस लॉ। अप्लाई गॉस लॉ। क्या बोलता है बेटा हमारा प्यारा गॉस लॉ? गॉस लॉ बोलता है कि अगर आप सरफेस इंटीग्रल करोगे फ्लक्स का तो टोटल वैल्यू क्या मिलेगी? क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैसे होगी बेटा टोटल फ्लक्स की कैलकुलेशन? फिर से बेटा गॉसियन सरफेस के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे। अगर इस छोटे से एलिमेंट का एरिया वेक्टर डीएस वेक्टर हुआ, इस वाले एलिमेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर हुआ, तो बेटा छोटा सा फ्लक्स कैसे लिखा जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस। अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या बेटा ये गॉसियन सरफेस एकदम सिमेट्रिकल है? सेंटर से बराबर बराबर दूरी पर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ली है, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही, तो इधर भी ई अमाउंट, इधर भी ई अमाउंट, इधर भी ई अमाउंट, इधर भी ई अमाउंट। हर जगह पे एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। अच्छा कितना चार्ज अंदर बंद है? क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू कितनी है? ध्यान से सोचो बेटा, जो गॉसियन सरफेस है वो क्या स्मॉल आर रेडियस की है, तो क्यू एनक्लोज्ड चार्ज कैसे निकालेंगे? अपन लोग बोलेंगे कि इस वाली गॉसियन सरफेस के अंदर रो डेंसिटी का चार्ज भरा हुआ है। तो बेटा मैं रो डेंसिटी को गॉसियन सरफेस के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऊपर बन गया गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज, नीचे लिख दिया एप्सिलॉन नॉट। आगे बढ़ते हैं बेटा, ई डॉट डीएस, ई एरिया डीएस कॉस 0 डिग्री। इधर क्या हो जाएगा बेटा? रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4/3 पाई आर क्यूब। हम लोगों ने ये बात
पहले ही कर ली कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक जगह पर यूनिफॉर्म है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा ds का, इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, ds का। इधर आ जाएगा बेटा रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4/3 पाई आर क्यूब। अब बेटा एक काम करते हैं, इधर कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो सारे लोग देखो, क्या पूरा का पूरा सरफेस एरिया जो गॉसियन सरफेस का है वो जुड़ते 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 4 πr² होगा नहीं होगा? तो हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ई, गॉसियन सरफेस स्फेरिकल शेप है, इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 4 πr²। यहां पर ये वाली वैल्यू कितनी हो गई बेटा, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4/3 पाई आर क्यूब। अब एक काम करें बेटा, 4 पाई गया, r² से 2r गए, तो E बराबर क्या बचा, ρ/3 एप्सिलॉन नॉट इंटू r। याद आ रहा है, यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था इनसाइड वाले पॉइंट पर। तो हम लोगों ने कौन कौन से डेरिवेशन कर लिए, क्या एक बार क्विकली रिकॉल कर लें, एक बार क्विकली देख लें? चलो देखते हैं बेटा। तो सारे बच्चे एक बार ध्यान से देखो, हम लोगों ने सबसे पहले पॉइंट चार्ज के कारण डेरिवेशन करा, वैल्यू कितनी आई, KQ/r²। फिर हम लोग गए और हम लोगों ने एक होलो स्फेयर लिया, होलो स्फेयर के बाहर वाले पॉइंट पर फील्ड निकाला, वैल्यू आई KQ/r²। आगे बढ़े, इनसाइड वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, वैल्यू आई 0। फिर आगे बढ़े, हम लोगों ने सॉलिड स्फेयर लिया रो डेंसिटी वाला, और सॉलिड स्फेयर के आउटसाइड वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, वैल्यू आई KQ/r²। फिर हम लोग बेटा आगे बढ़े, हम लोगों ने इनसाइड वाले पॉइंट पर गॉसियन लॉ लगा करके, गॉस लॉ लगा करके फील्ड निकाला, और वैल्यू आई ρ/3 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई r। क्या ये सारी चीजें रिकॉल हो पा रही हैं? क्या आप लोगों को बातें याद आ रही हैं कि यही तो आंसर इंटीग्रेशन से आया करते थे? इजी नहीं लग रहा है? फटाफट देखो, मैं साइड हो जाता हूं। तो लिख लिया बेटा आप लोगों ने, इनसाइड वाले पॉइंट पर कितना आया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ρ/3 एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल r। तो चलो बेटा अब अगले एलिमेंट को लेते हैं, अगले एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। क्या है अगला एलिमेंट? अगला एलिमेंट है बेटा इनफाइनाइट लाइन चार्ज। इनफाइनाइट लाइन चार्ज याद आ रहा है, फॉर्मूला याद आ रहा है बेटा, 2k λ/r। तो बेटा सारे बच्चे इधर ध्यान से देखो, ये एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है बेटा, नीचे भी इनफाइनाइट तक चल के जा रहा है, ऊपर भी इनफाइनाइट तक चल के जा रहा है, इधर इंफिनिटी, इधर माइनस इंफिनिटी। और बेटा इस वाले लाइन चार्ज के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज लैम्डा। भूल तो नहीं गए लैम्डा क्या होता था? लीनियर चार्ज डेंसिटी। इट इज व्हाट? इट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको क्या अलग तरीके से बोल सकते हैं? चार्ज पर यूनिट लेंथ। इट इज व्हाट बेटा? चार्ज पर यूनिट लेंथ भी इसको बोल सकते हैं, चार्ज पर यूनिट। और बेटा मुझे r डिस्टेंस दूर जाकर के किसी पॉइंट P पर, r डिस्टेंस दूर जाकर किसी पॉइंट P पर मुझे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। इसकी P पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे बेटा? ध्यान से सुनो बेटा, मैं एक गॉसियन सरफेस बनाने जा रहा हूं। अब कैसी बनाए गॉसियन सरफेस? सबसे पहले आप लोग सोचो किस प्रकार की गॉसियन सरफेस यहां बनाएं कि हमारा काम आसान हो जाए। तो बेटा मैं गॉसियन सरफेस बनाने जा रहा हूं सिलेंड्रिकल शेप की। तो सारे बच्चे इधर देखें, मैं एक सिलेंड्रिकल शेप की गॉसियन सरफेस इधर प्लॉट कर, ये मैंने एक सिलेंड्रिकल शेप की गॉसियन सरफेस इधर ड्रॉ कर दी। ओके, क्या सिलेंडर सही लग रहा है? चलो भाई ठीक है, मान लेना भाई ये सिलेंडर एकदम परफेक्ट सिमेट्री में है तो नहीं, मान लेना। ओके, तो बेटा मैंने एक गॉसियन सरफेस मान ली। कैसी?
सिलेंड्रिकल शेप की, लिख भी देते हैं बेटा सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। तो बेटा अपन लोग अगर गॉस लॉ अप्लाई करें तो गॉस लॉ क्या बोलेगा, बाय द गॉस लॉ अपन लोग क्या बात करेंगे, बाय गॉस लॉ अपन लोग बोलेंगे कि भाई जो भी टोटल फ्लक्स होता है उस टोटल फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू, Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा क्योंकि मैंने ये जो भी गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल शेप की मानी है, क्या ये इस वाले इनफाइनाइट लाइन चार्ज से बिल्कुल एकदम सिमेट्रिकल लगी हुई है, बिल्कुल एकदम बराबर दूरी पर लगी हुई है, हाँ बिल्कुल हाँ। तो अपन लोग क्या बोलेंगे कि अगर इस वाली सिलेंड्रिकल सरफेस के ऊपर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा, इधर भी पीछे आप स्मॉल r दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड E मिलेगा, इधर भी E मिलेगा, यानी कि इस पूरी की पूरी कर्व्ड सरफेस पर बाहर की तरफ जाता हुआ आपको कितना फील्ड मिलने वाला है, बराबर बराबर E। कोई बच्चा बोले कि सर ये ऊपर वाली जो ओपनिंग है, अगर ये ऊपर वाली ओपनिंग है सर यहां पर कितना फील्ड होगा, 0, क्योंकि बेटा ये वायर है इनफाइनाइट, इस वाले पॉइंट के ऊपर भी इनफाइनाइट लंबा वायर, इस वाले पॉइंट के नीचे भी इनफाइनाइट लंबा वायर, और हम लोग ऑलरेडी डेरिवेशन में चेक कर चुके हैं कि अगर ऊपर इनफाइनाइट नीचे इनफाइनाइट तो इलेक्ट्रिक फील्ड के केवल इधर की तरफ कंपोनेंट आते हैं, वायर के पैरेलल कंपोनेंट कट जाते हैं। याद आ रही है बातें, थोड़ा रिकॉल करो। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वायर से दूर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि सिलेंडर से बाहर की तरफ निकलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है। इस तरीके से मैंने क्या करा बेटा, मैंने एक छोटा सा सरफेस एरिया ds ले लिया, इस वाले ds एरिया का एरिया वेक्टर हो गया बेटा ds वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा E। तो अगर मैं छोटा सा फ्लक्स अगर लिखूंगा तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा बेटा Q, छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा बेटा, जस्ट ए मिनट, छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा E डॉट ds। और अगर बेटा मैं इस पूरी की पूरी क्लोज सरफेस के ऊपर घूम करके अगर इंटीग्रेशन करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सरफेस इंटीग्रल। और हमारा प्यारा गॉस लॉ क्या कहता है, हमारा प्यारा गॉस लॉ कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के ऊपर घूम घूम के अगर आपने फ्लक्स की कैलकुलेशन करी है तो टोटल फ्लक्स होगा Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा एक बार गॉसियन सरफेस के ऊपर थोड़ा ध्यान लगाते हैं, ये गॉसियन सरफेस की रेडियस हो गई स्मॉल r, इस वाली गॉसियन सरफेस की लंबाई अपन लोग मान लेते हैं बेटा, कितनी मान ले लंबाई, लेट अज्यूम L। इस वाली गॉसियन सरफेस, इस वाली सिलेंडर की लंबाई कितनी है बेटा, मान लो कुछ L। तो अगर मैं इंटीग्रेशन सॉल्व करूं, Q एनक्लोज्ड की वैल्यू लिखूं तो कितनी वैल्यू आएगी, ध्यान से देखो। सबसे पहली बात बेटा E डॉट ds को अपन लोग लिख देंगे E ds cos 0 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर बेटा एक ही डायरेक्शन में, तो E डॉट ds हो जाएगा E ds cos बराबर Q एनक्लोज्ड। बेटा आप लोग देखो इस वाली गॉसियन सरफेस की लंबाई कितनी है, L, तो इसमें जो अंदर पैक तार रखा हुआ है उसकी लंबाई भी कितनी हो जाएगी, L। तो बेटा L लंबाई का तार गॉसियन सरफेस के अंदर फंसा हुआ है, रखा हुआ है। दोबारा बात सुनो, L लंबाई का तार इस वाली गॉसियन सरफेस के अंदर रखा हुआ है। तो 1 मीटर के ऊपर चार्ज लैम्डा, तो L मीटर के ऊपर कितना चार्ज है, L लैम्डा। कितना चार्ज है बेटा, L लैम्डा। तो इतना चार्ज पैक है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलो क्या बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी की पूरी सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्म है, बाहर निकाल देते हैं, इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा ds का लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखो बेटा इस पूरे के पूरे कर्व्ड सरफेस में साइड हो जाता हूं, इस पूरी की पूरी कर्व्ड सरफेस का अगर मुझे एरिया निकालना होगा तो कितना एरिया होगा कर्व्ड सरफेस का, 2 पाई r इंटू L। दोबारा बात सुनो, 2 पाई r इंटू L। तो बेटा कर्व्ड सरफेस का एरिया होने वाला है 2 पाई r इंटू L बराबर लैम्डा L एप्सिलॉन नॉट। बेटा L से L गया, और अब जो कैलकुलेशन बनेगी वो कैलकुलेशन क्या होने वाली है बेटा, मैं इधर लिख रहा हूं थोड़े डिफरेंट कलर के पेन से, कंफ्यूज मत होना, ध्यान से देखो। E
इंटू 2 पाई आर बराबर लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन हो जाएगा लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट, और बेटा 2 पाई आर आ जाएगा नीचे, 2 पाई आर नीचे। इसको अगर चाहो तो ऊपर 2 नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर बच जाएगा 2, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, बन जाएगा के, 2 के लैम्डा बाई आर। ऊपर नीचे 2 2 से मल्टीप्लाई करो बेटा, ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, उसको आप ऊपर ले जाकर के के लिख दो। तो 2 के लैम्डा बाई आर इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक। क्या ये वाला फॉर्मूला एक लाइन चार्ज के कारण आता था, नहीं आता था? हम लोगों ने वही डेरिवेशन गॉस लॉ की मदद से बड़े आराम से कर लिया। कैसी गॉसियन सरफेस है? सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। कितनी रेडियस की? आर रेडियस की। कितनी लंबाई की? एल लंबाई की। अगर गॉसियन सरफेस एल लंबाई की है बेटा, तो इसके अंदर जो चार्ज होगा, जो तार होगा, वो भी एल लंबाई का होगा। तो उस एल लंबाई के तार का जो टोटल चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा? लैम्डा एल। 1 मीटर में लैम्डा चार्ज, तो एल मीटर में लैम्डा एल चार्ज, लैम्डा एल। क्या अपन एग्री कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं? हाँ कि ना? आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ जाते हैं। तो देखो बेटा इधर, तो ये तो बिल्कुल आसान सा डेरिवेशन था। क्या एक और डेरिवेशन हो जाए? चलो एक और डेरिवेशन करते हैं बेटा, फटाफट देखो अगला डेरिवेशन क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनेटली लॉन्ग चार्ज ट्यूब। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्यूब? अंदर से बेटा खोखली ट्यूब, पाइप, ऐसा कुछ सोचो। तो बेटा हमारे पास में लेट अज्यूम एक ट्यूब है, मैं इस ट्यूब को ड्रॉ कर रहा हूं। सारे बच्चे ध्यान से देखें, ये एक ट्यूब अपन लोग बना रहे हैं। ओके, ये एक ट्यूब हो गई बेटा, ठीक है। इस वाली ट्यूब की लंबाई बेटा एकदम इनफाइनाइट टाइप की है। कैसी लंबाई है इसकी? इनफाइनाइट। यानी कि ऊपर भी ये ट्यूब इनफाइनाइट तक जा रही है, नीचे भी ये ट्यूब इनफाइनाइट तक आ रही है। ऊपर इंफिनिटी, नीचे भी इंफिनिटी। इस तरह की ट्यूब है, अंदर से एकदम खोखली। यानी कि अगर चाहो तो इस ट्यूब को आप लोग बोल सकते हो इट इज ए होलो सिलेंडर। इट इज ए होलो सिलेंडर। इस वाले होलो सिलेंडर के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है बेटा, वो चार्ज डेंसिटी है लैम्डा के बराबर। यानी कि लैम्डा का मतलब क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। यानी कि अगर 1 मीटर की ट्यूब काट के बाहर निकालोगे तो चार्ज मिलेगा लैम्डा के बराबर। दोबारा से बात सुनो, 1 मीटर की ट्यूब काट के बाहर निकालोगे, चार्ज मिलेगा लैम्डा के बराबर का। तो चलो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं बेटा। कहां पर जाकर के निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड? आउटसाइड वाले पॉइंट पर। पहला पार्ट आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड वाले पॉइंट पर। तो मैं बेटा इसकी एक्सिस से, इस वाली ट्यूब की एक्सिस से किसी एक डिस्टेंस आर दूर जा रहा हूं। इस वाली एक्सिस से कितना दूर गया बेटा मैं? आर डिस्टेंस दूर। बेटा जो ट्यूब है, इस ट्यूब की रेडियस मान लो है कैपिटल आर। यानी कि ये जो स्मॉल आर है, ये वाला स्मॉल आर ज्यादा है कैपिटल आर के मुकाबले। बाहर वाले पॉइंट पर बातें हो रही हैं। क्या फिर से गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी? पॉज करो, सोचो गॉसियन सरफेस कैसी बनेगी। डायग्राम को ड्रॉ करो, फटाफट देखो, सोचो बेटा गॉसियन सरफेस कैसी होगी। बेटा सोच लिया आप लोगों ने कि कैसी गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी? कैसी बनानी पड़ेगी गॉसियन सरफेस? कितने लोगों को दिखा कि सिलेंड्रिकल शेप की होनी चाहिए बेटा गॉसियन सरफेस? चलो तो एक सिलेंड्रिकल शेप की गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। सारे बच्चे देखो, कैसा शेप? सिलेंड्रिकल शेप। गॉसियन सरफेस कैसी? सिलेंड्रिकल शेप की। ओके ओके, इधर देखें बेटा, सिलेंड्रिकल शेप की गॉसियन सरफेस। ध्यान से देखो बेटा, इधर हम लोगों ने गॉसियन सरफेस ली। इस वाली गॉसियन सरफेस का शेप कैसा है? सिलेंड्रिकल। रेडियस कितनी है बेटा? स्मॉल आर। सिलेंडर
जो हमारा ट्यूब थी उसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। ओके, ये लंबाई कितनी है बेटा, ये लंबाई है एल के बराबर। कितनी है इस वाली गॉसियन सरफेस की लंबाई, एल के बराबर। अब अगर हम लोग इस वाली गॉसियन सरफेस के ऊपर गॉस लॉ लगाएंगे तो बेटा गॉस लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, बाई गॉस लॉ, अगर हम लोग बोले कि गॉस लॉ अप्लाई करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ फ्लक्स थ्रू आउट द सरफेस, अगर पूरी सरफेस के ऊपर फ्लक्स की कैलकुलेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट वाली वैल्यू मिलेगी। तो देखो सारे बच्चे इधर, अगर मैं एक स्मॉल सा एलिमेंट ले लूं, इस वाले स्मॉल से एलिमेंट की वैल्यू है ds, इस वाले ds का जो एरिया वेक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ds वेक्टर। ओके, अब इस वाले सिलेंड्रिकल एलिमेंट के कारण मान लो बेटा इस वाले ds वेक्टर के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया कुछ E वेक्टर। तो बेटा ड्यू टू सिमेट्री हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, E वेक्टर। हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर, हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो इस छोटे से एलिमेंट के ऊपर जो छोटा सा फ्लक्स आएगा दैट विल बी E डॉट ds, यानी कि E डॉट ds पूरी सरफेस के ऊपर घूम घूम के जोड़ेंगे तो हमको Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा। अब सारे बच्चे सोचो इतना चार्ज बंद है इस वाली गॉसियन सरफेस में, बेटा L लंबाई की गॉसियन सरफेस है, तो इस L लंबाई की गॉसियन सरफेस में क्या L लेंथ की ट्यूब अंदर बंद है, L लेंथ की गॉसियन सरफेस में L लेंथ की ट्यूब अंदर पैक है। तो 1 मीटर के ऊपर कितना चार्ज, लैम्डा, तो L लेंथ के ऊपर कितना चार्ज, लैम्डा इंटू L, L लेंथ के ऊपर कितना चार्ज, लैम्डा इंटू L। ओके, चलो बेटा इंटीग्रेशन करते हैं, E डॉट ds कितना हो जाएगा, E ds cos 0 डिग्री बराबर लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट द सरफेस एकदम कांस्टेंट वैल्यू का है, क्योंकि हमने सिमेट्रिकल मानी है बेटा गॉसियन सरफेस, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फिक्स होने के कारण इसको बाहर निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा ds का, और यहां पर वैल्यू मिलेगी लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। साथ हो, बाउंसर तो नहीं लग रहे हैं, बाउंसर लग रहे हैं। गहरी सांस अंदर, फिर सांस बाहर, पीछे जाओ वापस से देखो, सिंपल है, घबराना नहीं है। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म था, बाहर निकाल लिया, ds का इंटीग्रेशन होगा, वैल्यू हो जाएगी लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। अब सारे बच्चे मुझे बताओ, सारा का सारा सरफेस एरिया जोड़ोगे तो इस कर्व्ड सरफेस का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस का सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई स्मॉल r इंटू एल, 2 पाई r इंटू एल, 2 पाई r इंटू एल। कोई बच्चा बोले कि सर आप ऊपर वाला और नीचे वाला सर्कल को क्यों कंसीडर नहीं कर रहे हो, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, उधर कोई भी फ्लक्स नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, तो ऊपर वाली डिस्क में कोई भी फ्लक्स आ ही नहीं रहा है, तो वहां की काउंटिंग मत करो, मत परेशान हो उसको काउंट करके। तो E इंटू 2 पाई आर एल बराबर लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन, L L गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, नीचे क्या आया 2 पाई r, ऊपर नीचे बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर हो गया 2, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा k, तो 2k लैम्डा बाई r। ये तो बेटा बिल्कुल वैसा रिजल्ट आया जैसा रिजल्ट एक इनफाइनाइट वायर के कारण आता था, 2k लैम्डा बाई r। कहां पर, आउटसाइड वाले पॉइंट पर, आउटसाइड वाले पॉइंट पर। फटाफट देखो, फटाफट लिखो, फास्ट। अब कई बच्चे बोलेंगे सर आपने आउटसाइड वाले पॉइंट पर तो फील्ड की वैल्यू निकाल दी, सर इनसाइड वाले पॉइंट पर भी तो फील्ड की वैल्यू निकालो। चलो चलते हैं बेटा, इनसाइड वाले पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बेटा मैं अगले पेज पर जा रहा हूं, ध्यान से देखो, मैं फिर से
पूरी की पूरी ट्यूब और साथ ही साथ में गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहा हूं। कहां पर कैलकुलेशन कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पॉइंट पर, इनसाइड पॉइंट। तो इधर देखें बेटा, मैंने ट्यूब को ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ये बेटा ट्यूब हो गई, ठीक है। इस वाली ट्यूब की बेटा रेडियस है कितनी, कितनी रेडियस ले लें बेटा इसकी? इसकी रेडियस हो गई, ट्यूब की रेडियस आर, जैसा अपन लोगों ने पिछले डायग्राम में देखा। चार्ज डेंसिटी बेटा कितनी हो गई? लैम्डा। चार्ज डेंसिटी कितनी? लैम्डा। मुझे फील्ड कहां पता करके बताना है? मुझे फील्ड पता करके बताना है बेटा, फील्ड पता करके बताना है अंदर किसी पॉइंट पर। मान लो स्मॉल आर दूर, ये जो स्मॉल आर है ये छोटा है कैपिटल आर से, यानी कि इनसाइड वाले पॉइंट पर बात हो रही है बेटा। चलो, तो इनसाइड वाले पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो गॉसियन सरफेस फिर से बनानी पड़ेगी। चलो बेटा ड्रॉ करते हैं गॉसियन सरफेस। अब मैं गॉसियन सरफेस जो बना रहा हूं वो इनसाइड बनाऊंगा। तो सारे बच्चे इधर देखें, ये मैंने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी। ये बेटा एक गॉसियन सरफेस बन चुकी। ओके, इस वाली गॉसियन सरफेस की लंबाई बेटा कितनी ले ली मैंने? गॉसियन सरफेस की लंबाई हो गई एल। तो कितनी लंबाई की है? इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, गॉसियन सरफेस एल लंबाई की। फिर से इधर देखो, मान लो बेटा कि गॉसियन सरफेस के ऊपर अगर मैंने कोई भी एक छोटा सा एरिया लिया तो इस वाले एरिया का एरिया वेक्टर हो गया डीएस वेक्टर, और मान लो अंदर वाले पॉइंट पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड था ई वेक्टर। क्योंकि मैंने गॉसियन सरफेस एकदम सिमेट्रिकल मानी है, एक्सिस से स्मॉल आर दूर एकदम सिमेट्रिकल, ट्यूब से बराबर बराबर दूर, तो अगर इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो बेटा हर एक जगह पर सेम सेम बिल्कुल सिमिलर टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा, ये बात कंफर्म है। अब अगर मैं इस वाली सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के ऊपर, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के ऊपर अगर मैं गॉस लॉ को अप्लाई करूं, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, अप्लाई द गॉस लॉ, अप्लाई द गॉस लॉ। गॉस लॉ को बेटा बेटा हम लोग चलो अप्लाई करते हैं। क्या कहता है हमारा प्यारा गॉस लॉ? प्यारा गॉस लॉ बोलता है कि अगर आप पूरी गॉसियन सरफेस के ऊपर घूम घूम के सरफेस इंटीग्रल करोगे फ्लक्स का, तो आपको टोटल वैल्यू कितनी मिलेगी? Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलो इस छोटे से एरिया के ऊपर जो फ्लक्स है उसको मैं लिख दूं, चलो लिख देते, E डॉट ds बराबर Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? E ds cos थीटा बराबर व्हाट? बराबर Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड E आ जाएगा बाहर, क्योंकि यूनिफॉर्म है बेटा पूरी सरफेस पे। इधर आ जाएगा बेटा ds, इधर आ जाएगा Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सारे बच्चे देखो कि क्या है? होलो ट्यूब, होलो ट्यूब, अंदर से खोखली है बेटा। तो अंदर जो मैंने गॉसियन सरफेस मानी है, क्या उसके अंदर कोई चार्ज है? नहीं, वहां तो खाली जगह है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? अंदर कितना चार्ज पैक है? जीरो। तो बेटा E बाहर है, पूरा का पूरा गॉसियन सरफेस का एरिया अगर जोड़ोगे, इंटीग्रेशन करोगे ds का, तो गॉसियन सरफेस का जो कर्व्ड पोर्शन है उसका एरिया हो जाएगा 2 पाई r इंटू एल, 2 पाई r इंटू एल बराबर जीरो। यानी कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी जीरो। यानी कि इनसाइड वाले पॉइंट पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? इनसाइड वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा जीरो। एकदम सिंपल बात, फटाफट नोट करें, फटाफट देखें, मैं पानी पी लेता हूं, फटाफट नोट डाउन
करें। बढ़ जाएं बेटा आगे, लिख रहे हो आप लोग। देखो 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है। पहली बात, गॉसियन सरफेस कैसे लेनी है। दूसरी बात, गॉसियन सरफेस जो ले रहे हो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है कि नहीं है। अगर यूनिफॉर्म है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल सकते हो, एरिया पूरा जुड़ जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कि अंदर चार्ज कितना पैक है। अगर आपको ये 3 चीजें मालूम पड़ पा रही है, बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा, चलो बेटा आगे बढ़े। तो हम लोगों ने एक होलो ट्यूब जिसके ऊपर चार्ज डेंसिटी मालूम है, उसके कारण इनसाइड एंड आउटसाइड अपन लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। तो अब नंबर किसका आएगा, सॉलिड ट्यूब का, सॉलिड पाइप का। तो चलो सॉलिड पाइप की कैलकुलेशन कर लेते हैं बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनिटली लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर या सॉलिड पाइप। तो बेटा सारे बच्चे फिर से ध्यान लगा के देखो, ये एक सॉलिड सिलेंडर है। जस्ट मिनट, ये एक सॉलिड सिलेंडर, ओके ठीक है, जस्ट मिनट, ओके। तो ये बेटा एक सॉलिड सिलेंडर हो गया। इस वाले सॉलिड सिलेंडर का मतलब क्या है, अंदर भी पूरा मटेरियल भरा हुआ है, अंदर पूरे में चार्ज भरा हुआ है, ठीक है। ये ऊपर भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये नीचे भी इनफाइनाइट तक आ रहा है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। चार्ज डेंसिटी बेटा कैसी है, चार्ज डेंसिटी है वॉल्यूम में भरी हुई रो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रो, अगर 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम बाहर निकालोगे, 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम बाहर निकालोगे तो कितना चार्ज होगा, रो के बराबर चार्ज। रो का मतलब 1 मीटर वॉल्यूम में, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में, यानी कि 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, रो के बराबर। चलो बेटा इस वाले सॉलिड सिलेंडर की एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं। ये इस वाले सॉलिड सिलेंडर की क्या हो गई बेटा, एक्सिस हो गई। क्या हो गई, एक्सिस। बेटा मुझे अगर एक्सिस मालूम पड़ चुकी है तो बेटा रेडियस भी मैं कैपिटल आर ले रहा हूं। अब एक काम करते हैं, पहला काम, किसी आउटसाइड वाले पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन कर लें। आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड वाले पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन कर ली जाए। तो बेटा यहां से कुछ दूर जाने पर, यानी कि आर डिस्टेंस के बराबर दूर जाने पर हम लोग कोई पॉइंट ले रहे हैं P। जस्ट मिनट, आर डिस्टेंस के बराबर दूर जाने पर हमने कोई पॉइंट लिया P। ये वाला आर डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल आर से ज्यादा, यानी कि बाहर आप जा रहे हो। तो क्या फिर से गॉसियन सरफेस बना ले, चलो बनाते हैं मिलके गॉसियन सरफेस। तो देखो भाई सारे लोग इधर देखो, मैं व्हाइट कलर से सिलेंड्रिकल शेप की गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहा हूं, सिलेंड्रिकल शेप की गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं, ओके। तो सारे लोग ये बताओ, गॉस लॉ क्या कहता है, बाई द गॉस लॉ, बाई गॉस लॉ, बाई गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है कि अगर आप किसी भी सरफेस के ऊपर, किसी भी क्लोज सरफेस के ऊपर घूम घूम के टोटल फ्लक्स की कैलकुलेशन करोगे तो टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके भाई, बड़ी सिंपल सी बात है, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। चलो तो बेटा मैंने कोई एक पॉइंट लिया, ये वाला पॉइंट बेटा, ये वाला पॉइंट नहीं, छोटा सा एरिया लिया। इस वाले एरिया की वैल्यू है ds, यानी कि एरिया वेक्टर क्या हो गया, ds वेक्टर। और बेटा यहां पर इस वाले एरिया पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है E वेक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इधर है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर एक जगह पर होने वाला है गॉसियन सरफेस पे। क्यों, क्योंकि मैंने गॉसियन सरफेस एकदम सिमेट्रिकल डिजाइन के लिए यहां से भी स्मॉल आर दूर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर दूर जाकर के हम लोगों ने गॉसियन सरफेस लिए। तो बेटा अगर मैं इस छोटे से इलाके के ऊपर छोटा सा फ्लक्स लिखूंगा तो क्या वो छोटा सा फ्लक्स E डॉट ds हो जाएगा।
क्या उसकी वैल्यू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। चलो, ई डॉट डी एस बराबर ई डी एस कॉस 0 डिग्री बराबर क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा ध्यान से देखो कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर एक जगह पे यूनिफॉर्म है, क्योंकि मैंने गॉसियन सरफेस एकदम सिमेट्रिकल ली है। तो ई को ले जाओ बाहर। अब तो यार चीजें रिपीट सी हो रही हैं। अभी भी बात अगर कैच नहीं हो रही है तो आपको पैटर्न पिक नहीं हो पा रहा है, वापस से देखें, पैटर्न पिक होगा, आपको लगेगा सारी जगह पे एक जैसा ही काम चल रहा है। तो ई बाहर, इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा डीएस का क्यू एनक्लोज्ड। बेटा ये जो गॉसियन सरफेस हम लोगों ने ली है, अगर इस वाली गॉसियन सरफेस की लंबाई है एल, तो क्या इसके अंदर एल लंबाई का सिलेंडर आ गया नहीं आ गया? हाँ भाई बिल्कुल आ गया। तो इस एल लंबाई के सिलेंडर में चार्ज कहां पर भरा हुआ है? इधर भरा हुआ है चार्ज। ये वो जगह है जहां पर इस वाली गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज भरा हुआ है, यानी कि सॉलिड पाइप का इलाका। तो चलो बेटा, इस सॉलिड पाइप के इलाके में कितना चार्ज पैक है, चलो इसका पता लगाएं। सॉलिड पाइप की रेडियस है बेटा कैपिटल आर, तो पाई आर स्क्वायर, ये बना क्रॉस सेक्शन एरिया, इंटू एल, पाई आर स्क्वायर इंटू एल बन गया सॉलिड पाइप का वॉल्यूम। पाई आर स्क्वायर इंटू एल बन गया सॉलिड पाइप का वॉल्यूम। और इस वाले वॉल्यूम को अपन क्या करेंगे? रो डेंसिटी से कर देंगे मल्टीप्लाई। पाई आर स्क्वायर इंटू एल इंटू रो। क्या मुझे अंदर भरे हुए चार्ज की वैल्यू मिल चुकी है? मिल चुकी है। चलो एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दें, आगे बढ़ जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इंटीग्रेशन करोगे अगर इस पूरे सरफेस एरिया का, तो कितना हो जाएगा? गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया 2 पाई स्मॉल आर लेना है, 2 पाई स्मॉल आर इंटू एल, 2 पाई स्मॉल आर इंटू एल। और यहां क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल रो पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो क्या क्या टर्म्स कट रही हैं। ध्यान से देखो चार्ज कैसे लिखा है, ध्यान से देखो सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस कैसे लिखा है, 2 पाई स्मॉल आर इंटू एल, 2 पाई स्मॉल आर इंटू एल। देखो भाई क्या क्या टर्म्स कट गई यहां पर। अगर आप लोग देखोगे तो क्या पाई पाई गया, एल एल गया, और हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई है बेटा रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहां पर क्या है बेटा? यहां पर ऊपर है आर स्क्वायर और नीचे क्या है बेटा? नीचे है स्मॉल आर। तो ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन आया। फटाफट देखो, साइड में हो जाता हूं मैं, फटाफट कॉपी कर लो। तो बेटा आप लोगों ने देखा नहीं देखा? ये चीज नोटिस हो पा रही है नहीं हो पा रही है आप लोगों को कि भाई आंसर क्या आया? रो कैपिटल आर स्क्वायर अपन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर। ओके, तो बेटा चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या मैं कुछ थोड़ा सा होमवर्क दे दूं? चलो होमवर्क दे देते हैं। बेटा आउटसाइड वाले पॉइंट पर मैंने डेरिवेशन करा, इसके लिए इनसाइड वाले पॉइंट पर आप करोगे डेरिवेशन। तो ये होमवर्क में सॉलिड सिलेंडर, रो डेंसिटी और एक्सिस से अंदर वाले किसी पॉइंट पर, अंदर मान लो किसी आर दूर, स्मॉल आर दूर जाकर के किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों को निकालना है विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। इट इज ए होमवर्क फॉर यू। ठीक है, तो चलो बेटा आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब क्या बोल रहा है बेटा? ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। याद करो इनफाइनाइट शीट के ऑलरेडी 2 तरीके से सॉल्यूशन हो चुके हैं। एक डिस्क वाले फॉर्मूले में आर की वैल्यू को इनफाइनाइट रख के, सेकंड इंटीग्रेशन के थ्रू, अब थर्ड बाय द गॉस लॉ। यानी कि हम लोग अब मेथड नंबर 3 की बात कर रहे हैं बेटा। तो मैं एक इनफाइनाइट शीट ले रहा हूं, सारे बच्चे इधर देखें। ये बेटा एक इनफाइनाइट शीट ले ली मैंने, ये वाली इनफाइनाइट शीट ऊपर और नीचे इंफिनिटी तक जा रही है, ऊपर और नीचे इंफिनिटी तक। अब इस शीट को बेटा पहले विजुअलाइज तो करो। ये शीट ऊपर भी इनफाइनाइट, ये शीट नीचे भी इनफाइनाइट, बोर्ड के बाहर भी इनफाइनाइट, बोर्ड के अंदर भी इनफाइनाइट।
विजुलाइज हो पा रहा है? ऊपर नीचे बाहर अंदर हर तरफ इनफाइनाइट पे जा रही है बेटा ये शीट। ओके, कैसा सिलेंड्रिकल एलिमेंट लेना है? सिलेंड्रिकल लें या कुछ और भी शेप चल जाएगा? सोचना। मैं सिलेंड्रिकल एलिमेंट लेकर के डेरिवेशन कर रहा हूं बेटा। मैं किस तरह का एलिमेंट ले रहा हूं विजुलाइज करो। मैं काम कर रहा हूं, एक सिलेंडर ऐसे एंटर करा रहा हूं, नहीं आ रही है फील बेटा? राउंड शेप इधर और एक सिलेंडर ऐसे गया, अब तो फील आई होगी यार, नहीं आई क्या? चलो इधर देखो। तो बेटा मैंने एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट लिया इस प्रकार का, कलर चेंज कर दें। सिलेंड्रिकल एलिमेंट लिया इस प्रकार का, ऐसा एक मैंने सिलेंड्रिकल एलिमेंट ले लिया। इस वाले सिलेंड्रिकल एलिमेंट की जो लंबाई है वो हो गई मान लो 2l, तो ये लेंथ भी l, ये लेंथ भी l। ये वाला एरिया बेटा कुछ हो गया a, या रेडियस हो गई r, तो आप एरिया को पाई आर स्क्वायर बोल सकते हो। ये वाला एरिया भी हो गया a, ठीक है? एरिया को चाहो तो पाई आर स्क्वायर बोल दो। ओके, तो बेटा इस वाली शीट के ऊपर कुछ चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। तो आप लोग ये बताना, मैंने जो ये गॉसियन सरफेस ली है, ये गॉसियन सरफेस मैंने सिमेट्रिकल बनाई है। एल दूर इधर, एल दूर इधर, यानी कि बेटा अगर इस वाले इलाके में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E, तो क्या इस वाले इलाके में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E? बिल्कुल हाँ, एकदम कंफर्म, क्योंकि बराबर बराबर दूर गए, इधर भी एल दूर, इधर भी एल दूर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही। कोई बच्चा बोले सर कर्ड पोर्शन में, बेटा इट इज ए इनफाइनाइट शीट। अगर आप किसी भी पॉइंट पर देखोगे ऊपर नीचे वाले कंपोनेंट कटते हैं, इधर वाले कंपोनेंट जुड़ते हैं, फील्ड बेटा केवल और केवल इस तरफ आएगा। चलो बेटा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के ऊपर गॉस लॉ लगाते हैं। सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, इस वाली सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के ऊपर अप्लाई द गॉस लॉ, अप्लाई द गॉस लॉ। गॉस लॉ को चलो अप्लाई करें, अप्लाई द गॉस लॉ। तो बेटा एक काम करते हैं, हम लोग ये जो शीट है इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी हम लोगों ने सिग्मा मान रखी है, पहले गॉस लॉ को लिख लेते हैं। तो बेटा गॉस लॉ क्या बोलता है कि डी फाई ई बराबर क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कि अगर आप पूरी गॉसियन सरफेस के ऊपर घूम घूम के अगर सरफेस इंटीग्रल करोगे तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी? क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो बेटा इस पूरी डिजाइन में यहां पर फ्लक्स मिला E इंटू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले ए एरिया से पास हो रहा है। इस वाली जगह पर भी देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड E ए एरिया से पार होकर के जा रहा है। कोई बच्चा बोलेगा सर दोनों ही फ्लक्स आपने पॉजिटिव क्यों माने? बेटा आउटवर्ड फ्लक्स को हम लोगों ने पॉजिटिव मान रखा है। किसी भी क्लोज सरफेस में बाहर फ्लक्स जाएगा पॉजिटिव, अंदर आएगा नेगेटिव, स्टैंडर्ड हमारा जंक्शन चल रहा है ये। तो ई ए मिलके बेटा क्या हो गया? ई ए मिलके हमको टोटल फ्लक्स की वैल्यू मिल चुकी है। चलो अब एनक्लोज चार्ज निकाल लें। बेटा अगर ये वाला एरिया है ए, यानी कि बेटा ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया है ए पाई आर स्क्वायर, तो क्या यहां पर भी पाई आर स्क्वायर एरिया की शीट इस वाले सिलेंडर में पैक हो गई होगी? तो मैं क्या बोलूंगा? शीट का पार्ट भी ए एरिया का ही इस वाले सिलेंडर में फंसा हुआ है। और बेटा हम लोगों को अगर सिग्मा मालूम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्मा? 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर सिग्मा चार्ज। तो बेटा ए एरिया के ऊपर कितना चार्ज? सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए गया, 2E बराबर कितना आ गया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E बराबर बेटा कितना आ गया? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या बात, कैच कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो? बिल्कुल। क्या यही रिजल्ट आता था? लेकिन हम लोगों ने पहले जो तरीका देखा था वो इंटीग्रेशन का तरीका था, थोड़ा बड़ा था। ये तरीका गॉस लॉ से एकदम इजी हो गया। सिलेंड्रिकल शेप का गॉसियन सरफेस मानी, इधर ई इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ई ए मिलकर टोटल फ्लक्स मिला। टोटल फ्लक्स बराबर क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
ए एरिया में जो भी चार्ज है यानी कि सिग्मा इंटू ए वो अंदर पैक है, तो सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व करा, आराम से हमारा आंसर आ गया है। फटाफट लिखो इसको, ठीक है। होमवर्क मैंने ऑलरेडी आज का दिया है कि सॉलिड सिलेंडर के इनसाइड वाले पॉइंट पर विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। खुद से ट्राई करेंगे, किताबों में नहीं देखेंगे, खुद से करेंगे ट्राई। ओके, तो बेटा यहीं पर आज के सेशन को एंड करते हैं, ठीक है। प्लीज नोट्स बनाते रहो, रेगुलरली रिवाइज करते रहो, ठीक है। अगर रेगुलर तरीके से पढ़ाई करोगे तो फिर बढ़िया मजा आएगा पढ़ाई में। ओके बेटा, बाय बाय।